नमस्कार। ये तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और 5 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सुनवाएंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर मुख्यमंत्री ने 5 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ कब कर दिया है और मेडिकल कॉलेज के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर शॉल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और इसके अलावा स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्मृति चिन्ह भी देकर मुख्यमंत्री को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री का संबोधन में क्या कहना है। निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये हमको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो मैंने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है, वहां शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसका इसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, उस समय 750 एमबीबीएस के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं, उनसे हरियाणा का गांव-गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव-गांव में 6,500 गांव, हर गांव में 1, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज्यादा, जहां बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या, यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी संजय जी ने जैसे ध्यान कराया
कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले बीपीएल परिवारों की थी। बीपीएल परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ की बीमा, जीवन बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में, हमें उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया। जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। 5,000 रुपये कोई ज्यादा नहीं होता है, रिस्क को हमने कवर करना है। मैं कई बार पूछता हूं कि बताइए इसका लाभ कौन कौन लेना चाहता है। कुछ लोग अनजाने में हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा लाभ कब मिलेगा, पहले बीमार होना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा, फिर लाभ मिलेगा। आप चाहते हो कि नहीं? हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम 5,000 रुपये भर के रिस्क तो कवर कर लेंगे। रिस्क इसलिए कवर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा हो गया तो खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर नहीं कुछ होता और 5,000 रुपये में अगर हमारा रिस्क कवर होता तो कोई नहीं 5,000 रुपया साल का किस्त दे देंगे। लोग समझते हैं इस बात को। मैं चाहता हूं किसी को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी इस रिस्क को कवर करने के लिए 4,000 रुपया या 1,500 रुपया या 5,000 रुपया आज के इसमें बड़ा नहीं है। जो कंपनीज भी इंश्योरेंस करती हैं वो भी एक इंडिविजुअल फैमिली का आज 12 से 15,000 रुपया उनका लगता है, और हमने उसको 5,000 में कवर किया है। तो इससे बड़ी सुविधा मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में, और इससे ज्यादा अभी नहीं बढ़ सकती। ये हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस सबसे बड़ी है। तो मित्रों, जैसा आज बताया गया कि 2 जगह पर तो हमने, क्योंकि ये भी घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट वार्ड ये जरूर होने चाहिए। बहुत कम है, कहीं 2-4 जगह 5 कमरे 4 कमरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्राइवेट वार्ड की आज आवश्यकता लोगों को रहती है। लोगों के पास साधन है, पैसा है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड के नाते से सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। सरकारी में प्राइवेट वार्ड होना चाहिए। वैसे 2 जगह प्राइवेट वार्ड, एक रोहतक पीजीआई में और दूसरा कल्पना चावला नहीं कुटेल में। कुटेल की जो अपनी यूनिवर्सिटी बन रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान जो विश्वविद्यालय है, वहां भी एक प्राइवेट वार्ड, वैसे 2 जगह के प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया है। और ऐसे ही कल्पना चावला ये जो अपना मेडिकल कॉलेज है, इसका 2nd फेज इसका आज शिलान्यास हुआ है ताकि और इसका विस्तार हो सके। और इसी प्रकार खानपुर मेडिकल कॉलेज का फेज 3 उसका भी आज शिलान्यास किया है। और सफीदों में नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी कुछ वर्ष पहले उसकी घोषणा की थी, आज उसका भी शिलान्यास किया है। तो ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हेल्थ केयर को लेकर के, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, जिसकी कुल कीमत 821 करोड़ रुपया है, इसका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के अंदर समय समय बड़ी बड़ी योजनाएं एक साथ हमने पहले भी की हैं। अभी
यमुनानगर में मई 2023 में 46 संस्थान उनका उद्घाटन एक साथ किया था। उसका भी 229 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एक साथ बहुत सी व्यवस्थाएं वहां दी गई थी। इस बार हमने बजट भी कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके, और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक योजना और हमने शुरू की, निरोगी योजना। आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि एक ठीक ठाक आदमी, स्वस्थ आदमी अपना काम सामान्य कर रहा है, उससे कुछ टेस्ट कर लिए जाए, और टेस्ट करने के बाद पता तो लगे कि कहीं इसको कोई प्रारंभिक बीमारी हो तो नहीं गई। कई बार व्यक्ति लापरवाही या उसको जानकारी नहीं होती, इसलिए चलता रहता है, और जब जो बीमारी होती है किसी एक फेज में, ऐसे फेज में पहुंच जाती है, जब शरीर को कष्ट होना शुरू होता है, तब तो व्यक्ति जाकर के इलाज कराता है। तो हमने ये भी अब शुरू किया कि इस 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के हर नागरिक का, पहले गरीब नागरिक, उसके बाद सामान्य नागरिक के साथ उनका ये टेस्ट ये करवाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 2,26,00,000 लैब टेस्ट, व्यक्तियों की कितनी संख्या ये तो इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट हमारे लैब में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किए जा चुके हैं। और उसका एक डाटा ये भी प्रिजर्व करते हैं कि उस डाटा के आधार पर उसका इलाज भी आगे कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सके। उसका एक डाटा बैंक, एक कार्ड इस डाटे से बनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 17,000 बच्चे ऐसे निकले हैं 0 से 6 साल के, जिनको कोई ना कोई छोटी मोटी कमी ये ध्यान में आई है। उन सब 17,000 की जो प्रारंभिक उनकी आवश्यकता है उसके इलाज की, उसके शरीर के नाते से कोई कमी, उसको दूर करने के लिए उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो बच्चे भी अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर नहीं ध्यान करेंगे तो आगे चल करके उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कद छोटा रह जाएगा, वजन कम हो जाएगा, किसी बीमारी से ग्रसित होकर के कोई सी पीड़ा बाद में होगी। तो इसलिए निप द एविल एंड द बड, अगर ये हम सिद्धांत अपनाएंगे तो स्वस्थ रहने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने बीमारी का इलाज, हमारी जो एलोपैथी साइंस है बहुत तरक्की कर गई, बहुत आगे तक बढ़ गई है, चाहे मेडिसिन हो चाहे सर्जरी हो। लेकिन बंधुओं, एक विधि अपने देश की प्राचीन विधि वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी हमने बहुत प्रगति की है। आयुर्वेदिक का मूल मंत्र होता है कि उसको निषेधात्मक चीजों का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति को ये चीज करनी है या नहीं करनी है। व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे, वो स्वस्थ कैसे रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए आयुर्वेद विधि को भी, देश की प्राचीन विधि है, इसको में आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कल ही हमने घोषणा की कि गांव-गांव में जो व्यायामशालाएं हमारे यहां जो बनी हैं, उन व्यायामशालाओं के साथ एक 3 कमरे का छोटा सेट बना करके वेलनेस सेंटर, उस वेलनेस सेंटर में जो आयुष्मान, जो हमारे योग सहायक है, उन योग सहायकों को और कुछ नहीं तो डाइटिशियन का एक कोर्स करा करके, जैसे हमारी नानी दादी पहले बताया करते थे कि बेटा ये खाना ये नहीं खाना, इसके ये खा करके इसके बाद ये नहीं खाना, ये परहेज रखे जाते थे। आज हम सब परहेज भूल गए हैं। आज तो सायकाल दही भी खाएंगे, उसके बाद फिर दूध भी पी लेंगे। अब ये दाल कौन सी खानी, उसके बाद दूध कौन सा पीना, पानी कम पीना का ज्यादा पीना, खाने से पहले पीना के बीच में पीना के बाद में पीना, इनका चीजों का शरीर पर असर होता है। आपने गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, वर्षा में क्या खाना है। पुराने समय में वर्षा में तली हुई चीजें खाई जाती थी, गुलगुले बनाते थे, पकोड़े बनाते थे, पूड़े बनाते थे। क्यों? क्योंकि वर्षा के दिनों में फफूंद लगता है खाने में। अगर तल के चीज खाएंगे तो फफूंद नहीं लगेगा। बरसात के दिनों में पेचिस बहुत ज्यादा क्यों होता लोगों को? अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं तो वही पुरानी सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं।
वो उसमें की परंपराएं बन गई थी। ये नवरात्रे शुरू हुए अप्रैल में, इसलिए शुरू हुए कि नया अनाज जो गेहूं आता है उस नए अनाज को ठीक से पहले धोना, सुखाना, फिर उसको, क्योंकि नया अनाज का जो खाना होता है वो एकदम पेट को सूटेबल नहीं होता है। शरीर हमारा ठीक रहे, 9 दिन का व्रत ये रखने का अभ्यास उस समय था। ये सारी आयुर्वेदिक पद्धतियां, जड़ी बूटियां, उसका उपयोग, हल्दी का उपयोग क्या करना है, काली मिर्च का उपयोग क्या करना है, काले नमक का उपयोग क्या करना है, अब ये विधि भूल गए हैं सब। तो ऐसे डाइटिशियंस को इस प्रकार की सारी चीजों का बता करके, और वो गांव-गांव में योग भी कराएं। सुबह 3 घंटे 4 घंटे योग करा सकते हैं, बाद में 3 घंटे 4 घंटे वहां बैठ करके गांव के लोगों को जो पूछने के लिए आएगा सामान्यतः उनको बताना, इकट्ठे करना, उनको समझाना कि खाने पीने में ये चीज का उपयोग करो, ये नहीं करो। आज हमारा खाना पीना दूषित, कुछ तो अनाज दूषित, कुछ खाने पीने का प्रकार वो बेढंगा, और फिर कुछ जगह आते जो लग गई उल्टा सीधा पीना, उल्टा सीधा खाना, आप समझ गए होंगे, उससे शरीर बिगड़ते हैं, मन बुद्धि मस्तिष्क सब बिगड़ता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखने के लिए हमको इसी विज्ञान के माध्यम से प्रयत्न करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग स्वस्थ रहें। एक ने मुझे कहा कि आपका बजट बहुत बढ़ जाएगा, इस आयुर्वेद को आप आगे बढ़ाएंगे, आप वेलनेस सेंटर खोलेंगे, आप आयुष्मान के ये आप आयुर्वेद के तरीके से चलेंगे, योग के तरीके से, बजट तो बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कहा हाँ बढ़ेगा, लेकिन मेरा बजट कम भी हो जाएगा। कम कहाँ होगा? लोग यदि बीमार नहीं होंगे तो मुझे अस्पताल में, मुझे मेडिकल साइड में उधर खर्च कम करना पड़ेगा। अगर ये स्वस्थ रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन के जो कई साल खराब हो जाता है बीमारी कारण से, उसका शरीर जब अस्वस्थ होता है, उसके कितने दिन साल में बचेंगे कि स्वस्थ रह करके काम अच्छा करेगा। तो सामाजिक लाभ जिसकी बात हो रही है, सामाजिक लाभ इस प्रकार से भी गिनना पड़ता है, हर चीज पैसे से नहीं ली जाती। तो हम लोग इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जो विषय है प्रिवेंटिव हो या क्यूरेबल हो, इन सब चीजों को लेकर के हमारी ये जो विधि है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथी है, चाहे उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर पूरा बराबर ध्यान रखा हुआ है। यानी छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध आयु तक के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात जो और मेरी टिप्पणी में उसको अच्छे ढंग से कहना चाहूंगा कि हमने पानीपत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था, तो वर्ष उसमें भले ही 2016 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आज उसके परिणाम को जो देखने को मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़ाई के अंदर जिनके अंदर आज मैं देखता हूं कि गर्ल्स हैव आउट नंबर्ड बॉयज, यानी आज 50% से भी ज्यादा आज लड़कियां बच्चियां ही उस पढ़ाई में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज उसका एक उदाहरण है। वहां जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लड़कियां 55% हो गई है, 55%। तो वही आज दृश्य में यहां देख रहा हूं। अब या तो जो मेरी बात है वही हाँ लागू है, या फिर केवल उपस्थिति लड़कियों की ज्यादा दिख रही है, लड़कों की कम दिख रही है। जो भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।